ये क्या हो गया है रात में कि तुम इतनी डरी हुई हो? सुबह सुबह इतना तमाशा करके यहाँ चली आई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी सास फोन पर क्या कह रही थी? कह रही थी कि अपनी बेटी की तालीम पर ध्यान दीजिए। सुबह सुबह पूरे घर को सिर पर उठा लिया। अफरा, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि शादी की पहली ही सुबह ऐसा तमाशा खड़ा कर दो? शाहिस्ता बेगम का लहजा सख्त था, आंखों में गुस्से के साथ हैरानी भी। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी अफरा को घूर रही थीं। अफरा उनके सामने दुपट्टे में लिपटी, सिर झुकाए बैठी थी। आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अम्मा, अफरा की आवाज़ कांप रही थी। वो नम आंखों से माँ को देखते हुए बोली, शादी की रात जैसी हम सोचते हैं वैसी नहीं होती, बल्कि शादी की रात दरिंदगी होती है अम्मा। पति जानवर बन जाता है। उसका लहजा टूटा बिखरा हुआ था। शाहिस्ता बेगम के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने आगे झुककर अफरा के चेहरे को गौर से देखा। कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? तुम्हें खाला ने समझाया था ना कि पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं। शादी के बाद एक रिश्ता बनता है। क्या उनकी बात तुम्हें समझ नहीं आई? वो अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बेहद परेशान हो गई थीं। अफरा ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढंक लिया, जैसे कोई शब्द वापस निगलना चाहती हो, मगर दर्द ज्यादा था, आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं अम्मा, खाला ने कुछ और बताया था। नरमी की बात की थी, प्यार से, धैर्य से रिश्ते की शुरुआत की बात की थी। मगर झारून जी, वो वैसे नहीं हैं जैसे मैंने सोचा था। वो दरिंदा हैं अम्मा, वो इंसान नहीं हैं। उन्होंने मुझे पूरी रात। यह कहते ही वह फपक कर रो पड़ी। बस, चुप हो जाओ, शाहिस्ता बेगम ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। मेरा दिल दहला रही हो तुम। क्या हो गया है तुम्हें अफरा? समझदारी दिखाओ। शादी की सुबह ऐसे तमाशा नहीं किया जाता। तुम्हें पता है, आज के बाद तुम्हारा हर कदम तुम्हारे ससुराल की इज्जत को प्रभावित करेगा। चुप हो जाओ। अफरा ने रोते रोते सिर झुका लिया। अब उसमें और कुछ कहने की ताकत नहीं थी। शाहिस्ता बेगम ने अपना फ़ोन उठाया और गुस्से से स्क्रीन को घूरते हुए बोलीं, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे संभालती हूँ मामला। अफरा धीरे धीरे पीछे सरककर सोफे के कोने में सिमट गई, जैसे खुद को दीवार से लगाकर सुरक्षित महसूस करना चाहती हो। वह कांप रही थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर थीं, जैसे किसी के फिर से आने का डर हो। उसकी सांसें अनियमित थीं, आंखों में रात का वह खौफनाक मंजर ताज़ा था, जिसे वह न तो ठीक से बयान कर सकी, न कोई मानने को तैयार था। कमरे में सन्नाटा छा गया था, मगर अफरा के अंदर एक तूफान मचा था, जिसे समाज केवल तमाशा कहता है, मगर सिर्फ वही जानती थी कि वह उस वक़्त क्या महसूस कर रही थी। काफ़ी देर तक वह ड्राइंग रूम में बैठी रही, फिर थक कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसमें अब और अत्याचार सहने की ताकत नहीं थी। शाहिस्ता बेगम भी सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। उनके कदम भारी थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह दरवाज़ा बंद ही कर रही थीं कि सिद्दीक़ा साहब, जो पहले से लॉन्स की खिड़की के पास खड़े बाहर झांक रहे थे, अचानक मुड़े और उनकी ओर लपके। क्या हुआ? अफरा से बात हुई तुम्हारी? उनकी आवाज़ में बेचैनी थी। शाहिस्ता बेगम ने धीरे से सिर हिलाया और थके कदमों से बिस्तर के किनारे बैठ गईं। उन्होंने दुपट्टा सीने पर फैलाया और गहरी सांस लेकर पति को देखा। जैसा हम सोच रहे थे झारून के बारे में, वैसा कुछ नहीं है। अफरा बहुत डरी हुई है। वेडिंग नाइट पर क्या होता है ये हम जानते हैं, मगर अफरा की हालत ठीक नहीं लग रही। वह अजीब बातें कर रही है, बहुत डर गई है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। मैंने अपनी बेटी को इस हाल में कभी नहीं देखा। वह एक चंचल, हंसमुख बच्ची थी, अब एक डरी सहमी हिरनी जैसी लग रही है। सिद्दीक़ा साहब चुपचाप उनके पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में एक पिता की तकलीफ झलक रही थी। शाहिस्ता बेगम, अगर कोई गंभीर बात है तो झारून की माँ से बात करो। देखो, मुझे मेरी बेटी बिल्कुल भी बोझ नहीं लगती। अगर हालात ठीक नहीं हैं तो मैं उसे अपने घर में रख सकता हूँ। मुझे समाज, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है और वो मुझे जान से प्यारी है। उन्होंने तड़प कर कहा। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पत्नी के हाथ पर रखा, जैसे उनकी बात की गंभीरता को महसूस करवाना चाहते हों। मैंने इस रिश्ते की रजामंदी सिर्फ इसलिए दी थी कि झारून अफरा से बड़ा है, समझदार है, मगर आज अफरा की जो हालत मैंने देखी है, उसने मेरा दिल हिलाकर रख दिया है। वो सुबह 7 बजे जिस हालत में बिना कुछ कहे भागती हुई घर आई है। शाहिस्ता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शाहिस्ता बेगम ने नरमी से अपने शौहर की तरफ देखा, आंखों में नमी उतर आई। हाँ, मैं बात करूंगी, ज़रूर बात करूंगी उसकी सास से। हमारी बेटी है, इकलौती है, कैसे बर्दाश्त करें कि उसके साथ कुछ गलत हो। मैं भी माँ हूँ और मैंने उसकी आंखों में जो डर देखा है वो आम डर नहीं था।
सिद्दीक साहब ने धीरे से सिर हिलाया। हमें ये रिश्ता निभाने की जिद में अपनी बेटी की रूह को जख्म नहीं देने चाहिए। अगर वो खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही तो ज़रूर कुछ है शाहिस्ता, वरना हर लड़की शादी की सुबह कितनी खुश होती है, चाहे वो छोटी बच्ची हो या बड़ी उम्र की औरत। लेकिन मेरी बेटी की हालत मुझे चैन नहीं लेने दे रही। हाँ, शाहिस्ता बेगम ने धीमे से कहा। अब ये रस्में, रिश्ते और समाज के दिखावे मुझे तब तक अजीज नहीं जब तक मेरी बेटी महफूज है। मेरी बच्ची मुझे कभी बोझ नहीं लगी सिद्दीका, वो हमारी बेटी है और यही रिश्ता सबसे बड़ा है। सिद्दीका साहब ने नरमी से बीवी के कंधे पर हाथ रखा और दोनों खामोशी से बैठे रहे, जैसे एक दूसरे की आंखों में दिल का बोझ बांट रहे हों। कमरे में एक गमगीन सन्नाटा था, जैसे कोई अनकहा फैसला हवा में लटका हुआ हो। बेटी की इज्जत और हिफाजत किसी भी रिश्ते या ससुराल से बड़ी होती है। अफरा कमरे के एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी, कंबल में लिपटी हुई, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे दीवारों से टकरा रही हो। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वह चौंकी और डरते हुए देखा। स्क्रीन पर लिखा था, झारून कॉलिंग। वह सन्न रह गई। कई बार घंटी बजने के बाद उसने कांपते हाथों से कॉल उठा ली। झारून की गूंजती हुई आवाज़ मोबाइल से बाहर निकलकर कमरे में फैल गई। दिमाग सही है तुम्हारा? मेरे उठने से पहले तुमने घर में क्या तमाशा मचा दिया? माँ बता रही थी कि तुमने रो रो कर सबको परेशान कर दिया और अब मायके चली आई हो। अफरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप इंसान नहीं, जानवर हैं। आपने जो रात को मेरे साथ किया, उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। झारून भड़क उठा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? उसमें नजदीकियां होती हैं, अपनापन होता है। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? अफरा की आवाज टूट रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना और न ही वापस आना है। आप दोबारा कॉल मत कीजिए। उसने कॉल काट दी और मोबाइल तकिए के नीचे रखकर घुटनों में मुंह छिपा लिया। आंसू बहते रहे और कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां गूंजती रहीं। एक ऐसी चीख जो सुनाई नहीं देती, मगर अंदर सब कुछ तोड़ देती है। वह सिर्फ 20 साल की एक मासूम लड़की थी, जिसकी दुनिया बस अपने माँ बाप तक ही सीमित थी। उसके पास कोई ऐसी सहेली नहीं थी जो उसे गलत राह पर ले जाती। अब उसे अफसोस था कि काश उसे शादी के मायने पहले से पता होते तो यह सब न सहना पड़ता। दूसरी तरफ सफ़ेद शलवार कमीज में सजा झारून शीशे के सामने खड़ा था। 35 साल का रौबदार मगर खूबसूरत मर्द। अपनी कसरती काया और स्मार्ट अंदाज में कोई नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र इतनी है। तभी कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और रफ़त बेगम अंदर दाखिल हुईं। चेहरा गुस्से से तना हुआ था। ये क्या तमाशा चल रहा है झारून? मैंने कहा था ना, तुम ससुराल नहीं जाओगे। माँ की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे लिए? झारून ने इत्मीनान से शीशे से नज़र हटाई और कहा, अम्मी, आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर है। आप ही मेरी ताकत हैं, मेरा अभिमान है। वह थोड़ा रुका और फिर धीरे से बोला, मगर वह मेरी पत्नी है, एक नासमझ, भावुक लड़की और मेरे लिए बहुत अजीज है। मैं उसे इस तरह बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता, खासकर इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। शादी को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, ऐसे में मैं उसके खिलाफ कैसे हो जाऊं? एक भावुक लड़की को संभालना हर पुरुष का फर्ज होता है और मैं भी अपना फर्ज निभाना जानता हूँ। रफ़त बेगम ने गुस्से से आंखें छोटी करते हुए कहा, जिस लड़की ने शादी की सुबह ही सबके सामने तमाशा किया हो, वो तुम्हारी इज्जत कैसे हो सकती है? उसने तुम्हें जलील किया, बदनाम किया और तुम उसे अपनी पत्नी और इज्जत कह रहे हो? वो ना समझ नहीं है, बल्कि एक खुदगर्ज लड़की है जिसे अपने सिवा कोई और नज़र ही नहीं आता। मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि इकलौती है, उसे रहने दो, मगर तुम्हें मेरी बात कब समझ आती है? झारून ने गहरी सांस ली और एक गंभीर नज़र अपनी माँ पर डालते हुए नरमी से कहा, अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। बाप का साया, दोस्त, रिश्ते और सुकून। आप जानती हैं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। अब जब जिंदगी ने थोड़ा थामने का मौका दिया है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सुकून, थोड़ा अपनापन अपने तरीके से जी सकूँ। रफ़त बेगम ने 2 कदम पीछे हटते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम उसके किए गए तमाशे को बर्दाश्त करोगे? झारून ने गंभीरता से माँ की आंखों में देखा। बर्दाश्त नहीं, सबक दूंगा, मगर अपने तरीके से। वो मेरे नाम से जुड़ी है, मेरी इज्जत है। मैं मानता हूं कि उसने जो किया वो गलत था, नाकाबिले कबूल था, लेकिन वो मेरी पत्नी है। अम्मी, सज्जा भी दूंगा, समझाऊंगा भी, मगर सब कुछ मेरी मर्जी और सूझबूझ से होगा। रफ़त बेगम ने नापसंदी से चेहरा मोड़ा और कहा, तुम जो चाहो करो, मगर मुझे अपनी राय कहने का हक है। यह कहकर वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गईं। झारून ने उनके पीछे देखा, गहरी सांस ली और सिर को नमे हिलाते हुए बड़बड़ाया, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी मैं समझ रहा था, लेकिन
खैर, आसान बनाना और मुश्किल करना दोनों आता है मुझे। ये कहते हुए उसने अपने बालों को हल्के से छुआ और कॉलर ठीक करके बाहर की ओर बढ़ा। अब उसका इरादा अपनी पत्नी से मिलने और उसे समझाने का था, और समझाने का अंदाज भी उसका अपना ही था। लॉन्स में पूरी खामोशी थी। घड़ी की टिक-टिक और बाहर से आती चिड़ियों की आवाज़ ही माहौल को जिंदा रखे हुए थीं। झारून सफ़ेद कपड़ों में चुपचाप सोफे पर बैठा था, चेहरे पर गंभीरता, आंखों में बोझ और होंठ सख्ती से बंद। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और सिद्दीक़ा साहब शाहिस्ता बेगम के साथ अंदर दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर साफ परेशानी और थकान के आसार थे। वे धीरे धीरे आकर झारून के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। शाहिस्ता बेगम कुछ कहना चाहती थीं, मगर सिद्दीक़त साहब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और खुद बोलना शुरू किया। देखो जारून, मैं बात को घुमाकर कहने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं सीधे साफ बात करता हूँ और सामने वाले से भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को गंभीरता से ले। मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी इतने बड़े लड़के से नहीं करता, मगर तुमसे शादी करने का मकसद यही था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, उसे समझदारी और सब्र से संभालोगे। अफरा बहुत मासूम बच्ची है। उसने पूरी जिंदगी चार दीवारी के अंदर ही बिताई है। उसे न पति पत्नी के रिश्ते की बारीकियां पता हैं, न घरेलू मामलों की पेचीदगियां। वह थोड़ा रुके और थकी हुई आवाज में बोले, मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा करके ही उसकी शादी की, वरना सच कहूं तो इतनी कम उम्र में अपनी बेटी को विदा करना मेरा भी दिल नहीं था। तभी झारून ने धीरे मगर मजबूती से कहना शुरू किया, शाहिस्ता आंटी, आपकी शादी जब हुई थी तब आपकी उम्र क्या थी? यह सवाल सुनकर कमरे में पल भर को खामोशी छा गई। शाहिस्ता बेगम ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, 15 साल, मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। मगर बेटा, वो वक़्त और था। झारून ने फौरन बात काट दी, मगर लहजा बदतमीज़ नहीं था। जी आंटी, वक़्त और था, माहौल और था, मगर लड़की तब भी लड़की थी, आज भी लड़की है। तब भी वो एक नया घर, नया रिश्ता और एक अजनबी आदमी को समझने की कोशिश करती थी। आज भी वही होता है। वह थोड़ा आगे झुककर गंभीरता से बोला, मैं यह नहीं कहता कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मानता हूँ, मुझे अफरा को वक़्त देना चाहिए था, समझने का मौका देना चाहिए था। शायद मैंने बहुत कुछ जल्दी कर दिया। लेकिन आंटी, जो अफरा ने सुबह किया, रो धोकर पूरे घर को सर पर उठा लिया, अपनी माँ के घर भाग आई। आप ही बताइए, ईमानदारी से, क्या वो तरीका ठीक था? कुछ पल वो उन्हें चुपचाप देखता रहा, जवाब का इंतजार करता रहा। जब वो नहीं बोलीं तो वो दोबारा बोला, माफ़ कीजिएगा आंटी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, आपने अफरा की परवरिश अधूरी छोड़ी है। उसने उनकी ओर देखते हुए कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, न ही आपको कुछ सुनाने, मैं सिर्फ समझाने आया हूँ। शादी को सिर्फ एक दिन हुआ है, और अगर इस एक दिन में ही हम सब अपने दिमाग में उल्टी सीधी बातें पाल लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। शाहिस्ता बेगम ने नजरें चुरा लीं, मगर कुछ कहा नहीं। सिद्दीक साहब चुपचाप अपनी उंगलियों को मुट्ठी में बांधकर बैठे रहे। मैं कोई जानवर नहीं हूं आंटी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोकर यह मुकाम हासिल किया है, और मैं अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करके खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर हर मर्द की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। जो भावनाएं मेरे दिल में हैं, मैं उन्हें अपनी पत्नी से ही साझा करना चाहता हूँ। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। झारून का लहजा कठोर नहीं था, लेकिन उसमें एक गहरा और थमा हुआ दर्द था। अगर अफरा इन स्वाभाविक इच्छाओं को गलत अर्थ दे रही है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे समझाऊं, न कि उसे छोड़ दूं या खुद को दोषी साबित करूं। उसने धीमे स्वर में कहा, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर वो आपसे कुछ उल्टी सीधी बातें कहती है, तो क्या यह आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उसे समझाएं कि वो गलत सोच रही है? वह थोड़ी देर के लिए रुका, फिर नरम स्वर में बोला, खुदा की कसम, मैंने उसके साथ कोई जानवर जैसा बर्ताव नहीं किया। आंटी, मुझे अफसोस है कि मुझे आपके सामने यह सब कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर हो चुका हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है, तो आप अफरा का मेडिकल चेकअप करवा सकती हैं। मैंने उससे उतनी ही नरमी और मोहब्बत से पेश आया जितना एक पति अपनी पत्नी से करता है। यह कहते हुए झारून ने नजरें झुका लीं, जैसे खुद अपनी कही बातों की तलखी महसूस कर रहा हो। अंकल, मुझे पता है कि ये बातें आपके सामने करना ठीक नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अफरा ने मुझे मजबूर कर दिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। शाइस्ता बेगम की आंखों में नमी थी और चेहरे पर साफ शर्मिंदगी झलक रही थी। सिद्दीक़ा साहब ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठे और अपने कमरे की ओर चले गए। शाइस्ता बेगम ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, मैं उसे तैयार करके लाती हूँ, तुम उसे ले जाओ। झारून ने बस सिर हिलाकर हामी भरी और वह चुपचाप कमरे से निकल गईं। अब लॉन्स में सिर्फ झारून था, अकेला, मगर कुछ हल्का।
जैसे दिल पर रखा बोझ उतर चुका हो। वह एक समझदार और दूरंदेश इंसान था जो हालात को अपने अंदाज में संभालना जानता था। एक बड़ा कारोबारी होने के बावजूद वह जानता था कि एक लड़की को कैसे संभाला जाता है। कमरे में हल्की अंधियारी फैली हुई थी, पर्दे अब तक बंद थे और बाहर की धूप अंदर आने से महरूम थी। अफरा अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी गहरी नींद में थी। सांसों की रफ्तार धीमी थी, जैसे जहनी थकान ने पूरे जिस्म को जकड़ लिया हो। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और शाइस्ता बेगम अंदर दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में थकान थी। वह धीरे धीरे अफरा के पास जाकर बैठ गईं और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलीं, अफरा, उठो बेटी, तुम्हारा शौहर आया है, बाहर बैठा है, मिलो उससे। अफरा ने कोई हरकत नहीं की। तब शाइस्ता बेगम ने उसे हल्के से झकझोरा, उठो बेटा, जागो। अफरा ने आंखें मिचमिचाते हुए खोलीं और थके हुए लहजे में कहा, क्या हुआ अम्मा, मैं सो रही थी। शाइस्ता बेगम ने कहा, बाहर झारून आया है, मिल लो उससे। ये सुनते ही अफरा अचानक उठकर बैठ गई और बोली, अम्मा, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? मैं झारून से मिलूं? ऐसा कभी नहीं होगा। उसने झटके से चादर हटाई और खड़ी हो गई। आप जाकर उनसे कह दें अफरा सो रही है और मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मैंने पहले ही कह दिया था। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शाइस्ता बेगम ने लंबी सांस लेकर कहा, अफरा, जिद मत करो बच्ची, वो तुम्हारा शौहर है और जो रिश्ता तुम्हारे और उसके बीच कल रात बना वो कोई गलत बात नहीं थी। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर पति पत्नी के बीच होती है। इसमें शर्म या पाप की कोई बात नहीं। अफरा की आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपने लगे। अम्मा, वो इंसान नहीं है, वो बेटा। शाइस्ता बेगम ने बात काटी। इस बार आवाज में थोड़ी सख्ती थी। उसने तुम्हारे साथ कोई जानवर जैसा बर्ताव नहीं किया। जानवर जैसा बर्ताव क्या होता है पता है तुम्हें? शादी की रात कुछ लड़के बीवियों को मारते हैं, उनके कंधों और गर्दन पर दांत गड़ा देते हैं। झरून ने ऐसा कुछ किया तुम्हारे साथ? अफरा ने आंखें बंद करके सिर हिला दिया। नहीं। आंसू अब भी बह रहे थे। तो फिर? उसने तुमसे जबरदस्ती नहीं की, बस वही चाहा जो एक शौहर अपनी बीवी से चाहता है। तुम्हें समझने की जरूरत है, तुम बच्ची हो, लेकिन बचपना मत करो। अफरा ने सिसकते हुए माँ की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए अम्मा, मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं जाना चाहती, नहीं रह सकती उसके साथ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहकर वह तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा बंद कर लिया। शाइस्ता बेगम दरवाजे की ओर देखती रह गईं, आंखों में चिंता और होठों पर एक चुप पिसी सांस। फिर वह थके हुए कदमों से बाहर निकल गईं, जैसे हर लफ्ज अब उनके कंधों पर बोझ बन चुका हो। ड्राइंग रूम की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। झारून अब भी वहीं बैठा था, हाथों की उंगलियां आपस में गुथी हुईं, नजरें जमीन पर टिकी हुईं, चेहरे पर गहरी सोच और थकावट की परछाई, जैसे हर पल उसके भीतर बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और शाहिस्ता बेगम कमरे में दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर साफ बेचैनी झलक रही थी। झारून ने उनके कदमों की आहट सुनी तो फौरन सिर उठाया और थके हुए लहजे में कहा, यकीनन उसने आने से इनकार कर दिया होगा। उसकी आवाज़ में थकावट के साथ साथ एक कसक भी थी। क्या मैं उससे सिर्फ एक बार मिल सकता हूँ? बस एक बार। वो उठ खड़ा हुआ। उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे हर कदम उसके दिल का बोझ और बढ़ा रहा हो। शाहिस्ता बेगम थोड़ी देर उसे देखती रहीं, फिर नरमी से बोलीं, झारून बेटा, वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। उसके दिल में अभी भी बहुत उलझने हैं। तुम उसे थोड़ा वक्त दो, उस पर दबाव मत डालो। झारून ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर ही अंदर किसी तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। आंटी, मैं समझता हूँ कि वो परेशान है। मैं मानता हूँ कि मुझसे जल्दबाजी हुई, लेकिन मैं सिर्फ उसे ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ वो कोई गुनाह नहीं था। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बस बात करूँगा प्यार से। शाहिस्ता बेगम ने उसकी आंखों में देखा और समझदारी से कहा, झारून बेटा, तुम समझदार हो। औरत का दिल बच्चों जैसा होता है, जितना जोर डालोगे उतना ही वो जिद पकड़ लेती है। अगर वाकई उसे साथ ले जाना चाहते हो तो सिर्फ मोहब्बत से समझाओ। झारून ने सर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, सिर्फ उसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। शाहिस्ता बेगम ने धीरे से कहा, तो फिर जाओ, लेकिन अगर वो दरवाज़ा बंद कर ले या बात ना करे तो पीछे मत पड़ना। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ सिखा देती है। झारून ने नरमी से जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मैं सिर्फ उसका एतबार वापस चाहता हूँ। ये कहकर वो अफरा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में झिझक भी थी और उम्मीद भी। पीछे से शाहिस्ता बेगम ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, जैसे दुआ कर रही हों कि सब ठीक हो जाए।
कमरे में हल्की सी खामोशी थी। झारून ने दरवाज़ा धीरे से खोला, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अफरा बाहर निकली। जैसे ही उसकी निगाह झारून पर पड़ी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो फौरन मुड़कर वापस भागी, मगर झारून ने तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाजे में पैर रख दिया। अफरा, सुनो, बात कर लो, वो नरमी से बोला। चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अफरा ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन झारून ने हल्की सी सख्ती से उसे धकेला। दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे दीवार से जा लगे। शावर का नॉब खुल गया और ठंडा पानी तेजी से बहने लगा। पीछे हटी, लेकिन झारून ने उसे पकड़कर वहीं रोक लिया। उसका चेहरा भीग चुका था, सांसें बेतरतीब थीं और जिस्म कांप रहा था। झारून ने झुककर उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा, तुम्हारा शौहर बेवकूफ़ है? मैं वहां बैठा रहूंगा और तुम यहां खुद को बंद कर लोगी? अफरा, तुम मेरी बीवी हो, ऐसे कैसे तुम्हें भूल जाऊं, कैसे छोड़ दूं? अफरा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप अच्छे नहीं हैं, आप गंदी हरकतें करते हैं। झरून की आंखों में एक पल को शिकवा झलका, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए नरमी से जवाब दिया, जो तुम्हें गंदा लगता है वो मेरा हक़ है, मेरी मोहब्बत है। तुम्हें अपनी बीवी मानता हूं, कोई खिलौना नहीं। तुम मेरी इज्जत हो। उसने शावर बंद किया और उसके गीले चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, तुमने माँ बाप का चेहरा देखा है? उनकी आंखों की नमी, उनकी बेबसी। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी माँ बाप की यही होती है कि उनकी बेटी खुश हो, और तुमने उनके सामने ही जिद पकड़ ली कि वापस नहीं जाओगी, सिर्फ एक रात की वजह से। अफरा चुपचाप खड़ी रही। उसकी भीगी पलकों पर आंसू और पानी के बीच फर्क करना मुश्किल था। झरून ने सुकून से कहा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। कर सकता था, मगर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुद आओ, खुद समझो। अफरा ने धीमे से कहा, क्या आपको लगता है कि इतना कहना काफी है? जारून हल्के से मुस्कुराया, नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आंसू, नाराजगी और खामोशी मोहब्बत की शुरुआत होती है, और मैं तुम्हारा शौहर हूं। हर दिन दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो खटखटाऊंगा। एक पल की खामोशी के बाद अफरा ने पहली बार बिना गुस्से और नफरत के उसकी तरफ देखा। झारून ने हाथ बढ़ाया, चलो, कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, तुम्हारे अपने घर। वो मुड़कर चलने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर मुस्कुराया, और हाँ, तुम्हारी जिद बहुत प्यारी लगती है, मगर थोड़ा थोड़ा, रोज का नहीं। हालांकि वह एक अजीब सी स्थिति में उलझी हुई थी, जाए या नहीं, लेकिन अब जाना तय हो चुका था। इनकार अब मुमकिन नहीं था। दोपहर की हल्की रोशनी लाउंज की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। पर्दे खुले हुए थे और कमरे में एक औपचारिक सा सन्नाटा पसरा था। सोफे के किनारे सहमी हुई, निगाहें झुकाए अफरा बैठी थीं। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे और चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। उसके बराबर में झारून मौजूद था, जबकि सामने सिद्दीका साहब और शाहिस्ता बेगम खामोशी से बैठे थे। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में बीत गए। फिर शाहिस्ता बेगम ने झारून की तरफ मुखातिब होते हुए धीमे से कहा, बेटा, दोपहर के खाने तक रुक जाते, तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है मैंने। झारून ने घड़ी की ओर देखा और फिर नरमी से बोला, अम्मी ने आज दोपहर सभी बहनों और कजिन्स को बुलाया है, सब मिलकर वहीं खाना खाएंगे। मैं और अफरा किसी दिन फिर आ जाएंगे, इंशाअल्लाह। अभी हमें इजाज़त दीजिए। उसकी आवाज़ में बेहद औपचारिकता थी, जैसे बस एक जिम्मेदारी निभाई जा रही हो। सिद्दीक साहब ने बात का रुख अफरा की ओर मोड़ते हुए नर्म लहजे में कहा, हाँ बेटा, इजाज़त है। लेकिन अफरा, एक बात समझो, अपने शौहर को अपना समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिद, सब हमारी आंखों का ताज हैं। मगर अब ये घर तुम्हारा मायका है, असल घर वह है जहां तुम हो। वही तुम्हारी असली पहचान बनेगा। उसे आबाद करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। हर बात पर नाराज़ होकर, डरकर या जिद में आकर मायके लौट आना, यह तो सिर्फ नादान लड़कियां करती हैं। और मेरी बेटी नादान नहीं है, वह समझदार है, बहादुर है। अफरा ने सर उठाया, मगर कुछ बोली नहीं। बस पलकें झपकीं और फिर निगाहें झुक गईं। आंखों में मौजूद नमी ने सब कुछ कह दिया जो ज़बान नहीं कह सकी। झारून धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी शलवार कमीज का जोड़ा ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम अंकल, आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर उसने अफरा की तरफ देखा, जो कुछ पल के लिए स्थिर रही और फिर धीरे से खड़ी हो गई। निगाहें अब भी जमीन पर थीं, कदम भारी, और दिल में एक अनकहा बोझ लिए वह झारून के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई। पीछे लाउंज में फिर वही खामोशी फैल गई, जो सब कुछ सुनने और सहने के बावजूद बेजान सी लग रही थी। दोपहर की रोशनी आंगन में